हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। क्या मनमोहन सही और मोदी गलत साबित हुए? चीन और जापान के बाद एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की कमजोर होती सेहत की चर्चा दुनिया भर के मीडिया में हो रही है। जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। 2016 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 7% की दर से बढ़ी। आज की तारीख में यह 4 सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अभी 5.7% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इसे लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। विपक्ष भी हमलावर हो गया है। मोदी सरकार ने जिस आर्थिक सलाहकार परिषद को आते ही भंग कर दिया था, उसे फिर से अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में बहाल किया है। मोदी सरकार के इस यू टर्न को अर्थव्यवस्था पर उसकी बढ़ती चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी सरकार की अर्थनीति पर न केवल विपक्ष सवाल उठा रहा है, बल्कि पार्टी के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने अपनी पार्टी की सरकार पर अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यशवंत सिन्हा ने तो यहाँ तक कहा कि अगर यह सरकार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को आंकने का तरीका नहीं बदलती तो असल वृद्धि दर 3.7% ही होती। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले की चौतरफा आलोचना हो रही है। ऐसा पार्टी के भीतर यशवंत सिन्हा जैसे नेता कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शिवसेना जैसे सहयोगी दल भी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि जीडीपी में गिरावट नोटबंदी और जीएसटी के कारण है। भारत की अर्थव्यवस्था में आई मंदी और इससे जूझने की मोदी सरकार की नीति की नाकामी की चर्चा चीनी मीडिया में भी हो रही है। चीन की सरकार अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मोदी सरकार के कथित दोहरे रवैये की कड़ी आलोचना की है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, मोदी को बिजनेस समर्थक माना जाता है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है। इससे पहले 24 जून को द इकोनॉमिस्ट ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। द इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि मोदी जितने बड़े सुधारक दिखते हैं उतने बड़े हैं नहीं, और मोदी को एक सुधारक की तुलना में एक प्रशासक ज़्यादा बताया था। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में द इकोनॉमिक्स के इस आलेख का भी जिक्र किया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत और चीन दोनों की अर्थव्यवस्था की यात्रा एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था से शुरू हुई थी और आज की तारीख में भारत के साथ कदम ताल मिलाकर चलने के मुकाम तक पहुंच चुकी है। भारत को आर्थिक नीतियों के स्तर पर चीन से सीखना चाहिए। मोदी को छोटे स्तर स्थायी नीतियों को स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए और अचानक से हैरान होने वाले फैसलों से बचने की ज़रूरत है। बीजेपी की आर्थिक नीतियों को लेकर फॉर्च्यून ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। फॉर्च्यून ने लिखा है कि बीजेपी के दिमाग में कौन सी अर्थव्यवस्था है, इसका अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। फॉर्च्यून ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का हवाला देते हुए लिखा है, 2012 में सितंबर का महीना था, तारीख थी 27। जगह थी अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। करीब 500 छात्रों और शिक्षकों का जमावड़ा था। वहां मौजूद थे भारत में 4 बार आम बजट पेश कर चुके आर्थिक सुधारों के परोकार यशवंत सिन्हा। बाजार के साथ दोस्ताना नीतियों के समर्थक यशवंत सिन्हा उस दिन खेद और अफसोस के साथ मौजूद थे। फॉर्च्यून ने लिखा है, यशवंत सिन्हा 2004 में बीजेपी की हार का आरोप खुद पर ले रहे थे। उन्होंने कहा था, मैं महसूस करता हूँ कि 2004 में पार्टी की हार के लिए केवल मैं जिम्मेदार हूँ। उस चुनाव में मैंने जो सबक सीख लिया उसे कभी नहीं भूल सकता। जब यशवंत सिन्हा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, सब कह रहे थे कि मोदी सरकार नहीं बनी थी। वो तब लोकसभा सांसद थे और उन्हें उम्मीद रही होगी कि 2014 में बीजेपी जीत हासिल करती है तो फिर से वित्त मंत्री बन सकते हैं। यशवंत सिन्हा के बयान को फॉर्च्यून ने लिखा है, मैंने वित्त मंत्री रहते हुए केरोसिन तेल की कीमत ₹2.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर 9.50 रुपये प्रति लीटर कर दी थी। ग्रामीण भारत में केरोसिन तेल का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर रोशनी और खाना पकाने के लिए होता है। जब मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में एक हाशिए के गांव में चुनाव प्रचार करने गया तो एक बुजुर्ग महिला ने वोट देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं क्या केरोसिन कीमत बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं था? क्या इस वजह उस बुजुर्ग महिला की जिंदगी मुश्किल नहीं हुई थी? सिन्हा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने विकास के कई काम किए थे, जिनमें हाईवे का निर्माण सबसे अहम था। हालांकि हमें चुनाव जीतने में मदद नहीं मिली। 2014 में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा
और बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत मिली। एक बार फिर से मोदी सरकार महंगाई और खासकर पेट्रोल की महंगाई को लेकर घिरी हुई है। यशवंत सिन्हा का कहना है कि सरकार ने नोटबंदी जैसा फैसला लेकर अर्थव्यवस्था को गहरी चोट दी है। विपक्ष का भी कहना है कि मोदी सरकार ने जो रोजगार पैदा करने का वादा किया था उसमें बुरी तरह से नाकाम रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जॉबलेस ग्रोथ का इल्जाम कोई नई बात नहीं है। जब नोटबंदी पर संसद में बहस हो रहे थे तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की जीडीपी में कम से कम 2% की गिरावट आएगी। अभी जो वृद्धि दर है उसमें मनमोहन सिंह का कहा बिल्कुल सही साबित हुआ है। जब जीएसटी को संसद से पास किया तो सरकार का मानना था इसमें जीडीपी ऊपर आएगी। सरकार का आकलन गलत साबित हुआ, लेकिन मनमोहन सिंह सही साबित हुए। दरअसल मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से जीएसटी को लागू किया गया उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। देश में सरकार ने 1 जुलाई को जीएसटी लागू करने की घोषणा की गई थी। जीएसटी के बारे में कहा गया कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था खोले जाने के बाद से सबसे बड़ा सुधार है। एक राष्ट्र एक टैक्स का नारा दिया गया। शुरुआत में जीएसटी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। एक राष्ट्र एक टैक्स का नारा भले ही दिया गया हो, लेकिन टैक्स के कई स्तर बनाए गए। दूसरी तरफ जिन देशों में जीएसटी है वहाँ टैक्स के रेट अलग अलग नहीं है। व्यापारियों का दावा है कि भारी टैक्स दरों के कारण सरकार को फायदे के बदले नुकसान ही होना है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है, भारत की करेंसी और ब्रांड मार्केट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विदेशी शेयर मार्केट से अपना ब्रांड बेच रहे हैं। भारतीय बाजार पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। इससे अर्थव्यवस्था में और गिरावट की आशंका बढ़ गई है। आने वाले वक्त में रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर पड़ सकता है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।